अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके लैब स्टडी। अच्छा, कल हमने पढ़ा था अपना ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी के बारे में। ब्रांचेस क्या होती हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक है सीबीसी, ब्लड कंप्लीट काउंट। ब्लड कंप्लीट काउंट जो है सीबीसी, वो एक ऐसा टेस्ट है जो आपके हमारे को हर बीमारी में ही करवाना पड़ता है। डॉक्टर हमें बार बार जो है वो किसी भी किस्म की बीमारी उसमें हमारी सीबीसी ज़रूर करवाता है। अब सीबीसी हमें क्यों करवाता है, क्या वजह है सीबीसी करवाने की, इसकी क्या खासियत है कि हर बीमारी में जो है हमसे सीबीसी करवाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में सीबीसी के बारे में, सीबीसी में क्या होता है। अच्छा, सीबीसी का मैंने आपको पहले एब्रीवेशंस वाले टॉपिक में बताया था, इस तमाम चीज़ों की फुल फॉर्म्स बताई थी कि सीबीसी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इसकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो सीबीसी के अंदर होती हैं। आज हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, सीबीसी करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि सैंपल टाइप हमें पता होना चाहिए कि सीबी के लिए सैंपल टाइप कौन सा होता है, किस बॉटल में सैंपल लेना होता है और ब्लड कौन से ब्लड से टेस्ट होता है। सैंपल टाइप जो है आपको पता है सीबीसी में होल ब्लड होता है। इसके बाद कलेक्शन टाइप EDTA वैक्यूट होती है, पर्पल टॉप जिसका होता है मैं लाया हूँ साथ, ये ट्यूब होती है, ठीक है। सीबीसी की ये ट्यूब कहलाती है। अच्छा, इसके अंदर जो है एक हम सैंपल लेते हैं, इसके अंदर होता है EDTA किसे कहते हैं हम, EDTA केमिकल होता है। अच्छा, ये EDTA वगैरह तो मैं आपको जो है वो ट्यूब वाली एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। बस ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें ट्यूब शॉवर हुआ होता है EDTA केमिकल, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें सैंपल केमिकल क्यों होता है, वो इस वजह से कि EDTA जो होता है वो होता है एंटी कोगुलेंट, जो कि ब्लड को जमने नहीं देता, और सीबीसी का टेस्ट जो परफॉर्म होता है वो होल ब्लड में होता है, ठीक है। अब सीबीसी में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें सीबीसी में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो होता है सीबीसी में वो होता है आरबीसी। मैंने आपको एब्रीवेशंस वाले टॉपिक में बताया था कि आरबीसी होता क्या है। अच्छा, आरबीसी हमारे पास जो होता है, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल। अच्छा, रेड ब्लड सेल क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो है हमारे जिस्म में कितना होता है और हमारे को सीबीसी में रेड ब्लड सेल कितना देखने को मिलता है। अच्छा, सीबीसी में रेड ब्लड सेल की जो वैल्यू होती है वो, अच्छा तमाम लेबॉर्ट्रीज़ में इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप मैं आपको आज कुछ बता रहा हूँ वैल्यू, तो वो एक्यूरेट वैल्यू वही होगा, क्योंकि एनालाइज़र के हिसाब से होता है। ये 4 पार्ट्स की मशीन आती है सीबीसी की, तो इसी हिसाब से जो है इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। अच्छा, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है इसकी, आरबीसी की, ब्लड के अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम जो होता है उसमें आरबीसी होते हैं 4 to 5.5 मिली क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गई आरबीसी की क्वांटिटी हमारे जिस्म में। अच्छा, आरबीसी जो है हमारे जिस्म में अगर डेफिशिएंट हो, अच्छा डेफिशिएंट डिक्रीज होंगे, अगर हमारे जिस्म में आरबीसी की कमी हो जाए, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, तो हमारे जिस्म में कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं। आरबीसी की कमी से हमारे जिस्म में जो मेन मसला होता है उसको कहते हैं हम एनीमिया। जैसे डॉक्टर आपके आइज़ चेक करता है तो उस कहता है कि फिर आपको एनीमिया है, क्यों, क्योंकि वो आपके आंखों में चेक करता है कि आपका हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज़ है तो आपको क्या कॉज होगा, एनीमिया। अच्छा, अगर इंक्रीज़ हो जाता है, अगर जिस्म में हमारे आरबीसीज इंक्रीज़ हो जाते हैं
तो हमारे जिस्म में क्या मसला हो सकता है, हमारे को होगा पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया हमारे जिस्म में होगा। अच्छा, इसके और भी मसले हैं जो कि हमारे जिस्म में हो सकते हैं। इसके अलावा बोन मैरो में भी मसला हो सकता है। अगर हमारे आरबीसीज बढ़ते हैं तो हमारे बोन मैरो में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कैसे हो सकती है बोन मैरो में प्रॉब्लम? बोन मैरो कैंसर किस तरह हो सकता है? अगर हमारे आरबीसीज 7.0 से ऊपर चले जाते हैं तो ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बोन मैरो का ही मसला हो सकता है और भी दूसरे मसाइल हों, लेकिन आरबीसी के बढ़ना भी गलत है और गिरना भी गलत है। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या आता है, मैंने आपको बताया था एब्रीविएशन वाला, अगर आपको याद है तो उसमें HGB क्या होता है? हेमोग्लोबिन। HGB क्या होता है हमारे पास? हेमोग्लोबिन। अच्छा, हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन हमारे जिस्म में खून की मिकदार को कहा जाता है। अच्छा, एक नॉर्मल बंदे में कितनी होती है? 12 से 12 टू 16 पॉइंट, यानी कि 12 से 16 पॉइंट हमारे एक बंदे के नॉर्मल आदमी के जिस्म में ब्लड होता है। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा? वही जो मैंने आपको बताया, आरबीसीज के कम होने से क्या होता है? एनीमिया। अगर ये डिक्रीज होगा 12 से, अच्छा, इसकी लेडीज़ में, बच्चों में और मर्दों में सब में जो है वो वैल्यू अलग होती है आरबीसीज की ना, हेमोग्लोबिन की। लेडीज़ में, मर्दों में और बच्चों में सब में अलग अलग वैल्यू होती है इसकी। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है हमारे पास? हेमोग्लोबिन कम हो गई हमारे पास तो हमें क्या हो जाता है? एनीमिया कॉज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हेमोग्लोबिन को हम यूनिट क्या होता है? ग्राम पर डेसीलीटर। ग्राम पर डेसीलीटर में हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है। एचपी के बाद हमारे पास आता है आरबीसी, एचजीबी, एचसीटी। हेमाटोक्रिट। अच्छा, हेमाटोक्रिट क्या होता है? अच्छा, हेमाटोक्रिट हमारे जिस्म में, जैसे अगर वैसे नॉर्मल होता है हमारे जिस्म में 36 टू 42, ठीक है, 36 टू 42%। अच्छा, 36 टू 42% हमारे जिस्म में हेमाटोक्रिट है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे जिस्म में क्या है? इसका मतलब हमारे जिस्म में 36 टू 42% हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में शामिल है। यानी कि जो हमारे हेमोग्लोबिन है वो हमारे आरबीसीज में कितनी जगह घेरी हुई है? 36 टू 42% हमारे जिस्म में उसने जगह रखी हुई है। अगर इतनी है तो नॉर्मल है, ये बढ़ती है तो भी मसला, नहीं बढ़ती तो भी मसला। ठीक है। अच्छा, आग मसले क्यों होते हैं इसमें बढ़ने और कम होने से? तो वो आपको MCV, MCH और MCH के ज़रिए पता चल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है MCB। MCB की भी मैंने आपको बताया था। मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम। अच्छा, MCB हमारे जिस्म में कितना होता है? 78 टू, MCB की वैल्यू कितनी होती है? 78 टू 96 तकरीबन। 76 टू 98 हमारी 96 हमारे जिस्म में MCB होता है। अच्छा, MCB अगर हमारे जिस्म में बढ़ जाता है तो क्या होता है? MCB के बढ़ने से हमारे जिस्म में हो जाती है B12 डेफिशिएंसी। क्या हो जाता है? B12 और फोलेट। जब हमारे जिस्म में B12 और फोलेट की कमी हो जाती है,
MCV बढ़ जाता है तो हमारे जिस्म में क्या हो जाता है, B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा MCV हाई हो जाता है। अच्छा, अगर यही MCV लो हो जाए हमारा तो क्या होगा, वही एनीमिया मीन्स आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारे जिस्म में। अगर हमारा MCV लो हो जाता है तो हमारे जिस्म में क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और बढ़ जाता है तो B12 डेफिशिएंसी या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, MCV के बाद MCH और MCHC भी, MCHC इन दोनों का एक ही काम है, एक ही रोल है, इन दोनों का तकरीबन मिलता जुलता ना। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मीन कार्पस्क्यूलर हेमोग्लोबिन। मीन कार्पस्क्यूलर हेमोग्लोबिन। अच्छा, ये हमारे जिस्म में कितना होता है, मीन कार्पस्क्यूलर हेमोग्लोबिन, इसकी हमारे जिस्म में होता है 20, ये इसका नहीं है, ठीक है ना, 27 to 32, 27 to 32। अच्छा, ये किस इसको किस तरह नापते हैं हम, पिकोग्राम में, ठीक है। 27 to 32 हमारे जिस्म में इसकी वैल्यू है। और MCH की वैल्यू हमारे जिस्म में क्या होती है, MCH हमारे जिस्म में होता है 30 to 38, 30 to 38, ठीक है। अच्छा, इन दो MCH और MCHC का काम क्या होता है, MCH और MCHC का मतलब होता है कि हमारे RBC में हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि हेमोग्लोबिन ज़्यादा है या हेमोग्लोबिन कम है, ठीक है। MCV और MCH और MCHC की क्या काम होता है कि हमारे जिस्म में चेक करके बताए कि कहीं आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। आयरन डेफिशिएंसी चेक करने के लिए सबसे मेन चीज़ MCV, MCH और MCHC होते हैं। जब आप देखें कि हमारे जिस्म में ये दोनों सारी चीज़ें MCV, MCH, MCHC कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली यही कि हमारे जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे मेन चीज़ जो हमारे CBC में हम देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या होता है, WBC, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल। अच्छा, हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारे जिस्म के कौन है, कमांडो और क्या कह सकते हैं हम इनको, डिफेंस फोर्स। हमारे जिस्म में आने वाले किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के साथ कौन लड़ता है, वाइट ब्लड सेल्स लड़ते हैं। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे जिस्म में लड़ते हैं, तो उसकी भी किस्में हैं कि पहले कौन जाके लड़ेगा, फिर कौन जाके लड़ेगा, फिर कौन जाके लड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे लड़ने के लिए कौन जाता है, हमारे जिस्म में न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, WBC जो होते हैं हमारे हमारे जिस्म में WBC की तादाद कितनी होती है, 4 to 11,000। हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल की तादाद कितनी होती है, 4 to 11,000। अच्छा, इसके साथ साथ WBC में कौन कौन से सेल्स आते हैं, सबसे पहले हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स, सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं लिम्फोसाइट्स, तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं न्यूट्रोलिम्फो,
इजिनोफिल, न्यूट्रल लिम्फो इजिनो, चौथे पे आ जाते हैं हमारे पास मोनोसाइट्स। अच्छा, ये मेन फोर्स है हमारे जिस्म में, वैसे बेजोफिल भी होते हैं, ब्लास्ट भी होते हैं, और भी मतलब बहुत सारे सेल्स हैं जो हमारे जिस्म में हमारे डिफेंस फोर्स के हक में काम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे जिस्म में जो भी कोई जैसे इन्फेक्शन दाखिल होता है तो उसके ख़िलाफ़ सबसे पहली जो हमारी फोर्स होती है वो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की तादाद हमारे जिस्म में कितनी होती है? न्यूट्रोफिल्स की तादाद हमारे जिस्म में 50 to 70%। कितनी होती है हमारे जिस्म में? 50 to 70% हमारे जिस्म में न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं? 50 to 70%। अच्छा, ये अगर हमारे जिस्म में बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स अगर हमारे जिस्म में बढ़ रहे हैं तो हमारे जिस्म में क्या हो रहा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल्स के बढ़ने से क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और एक्यूट ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे जिस्म में एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे जिस्म में जब न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे तो हमारे जिस्म में क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा, यही अगर हमारे जिस्म में कम हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स अगर कम हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, ठीक है, टाइफाइड हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, और इसके अलावा हमारे जिस्म में ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे जिस्म में हो सकती हैं अगर हमारे जिस्म में न्यूट्रोफिल्स 50 to 70 से अबव जाते हैं। नीचे आ जाते हैं तो भी मसला, ऊपर जाते हैं तो भी मसला। तो इनको रहना है 50 to 70 के बीच में, यानी कि ना तो 50 से नीचे आएँ और ना 70 से ऊपर जाएं। अच्छा, दूसरी फोर्स कौन सी होती है हमारे जिस्म में? लिम्फोसाइट्स। अच्छा, लिम्फोसाइट्स हमारे जिस्म में कितने होते हैं? 20 to 30% हमारे जिस्म में लिम्फोसाइट्स होते हैं। अच्छा, लिम्फोसाइट्स जो है वो अगर बढ़ जाते हैं जिस्म में, लिम्फोसाइट्स अगर हमारे जिस्म में बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? लिम्फोसाइट्स के बढ़ने से हमारे जिस्म में वही टीबी हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, ठीक है जी, टीबी हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, और मालन्यूट्रिशन, हो सकता है। अच्छा, अगर लिम्फोसाइट्स हमारे जिस्म में डिक्रीज़ हो जाते हैं तो क्या होता है? अगर हमारे जिस्म में लिम्फोसाइट्स डिक्रीज़ होते हैं तो ये कैंसर भी हो सकता है, और एड्स में भी जो है हमारे जिस्म में लिम्फोसाइट्स डिक्रीज हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि सर्टनली हम जो है इसका मतलब आइडिया ले लें कि भाई इसको एड्स ही है या फिर इसको कैंसर ही है, क्योंकि इसका जो है वो 3 से 4 दिन में ये वापसी नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इसका मतलब एड्स नहीं हो सकता, इसका मतलब कैंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब अगर बढ़ रहे हैं तो टीबी, टाइफाइड, मालन्यूट्रिशन वगैरह और जो है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि भाई कैंसर ही है इसको, तो ऐसा नहीं है। 2 से 3 दिन उसको डायग्नोस करना पड़ता है, मतलब अगर उसको मेडिकेशन चलती है, मेडिकेशन के बाद अगर वो दोबारा चेक करवाता है कि अब क्या सिचुएशन है तो उसमें हो सकता है मोस्टली ये नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, इजिनोफिल्स क्या करते हैं? इजिनोफिल्स होते कितने हैं? 2 to 4%। कितने होते हैं हमारे जिस्म में? 2 to 4% इजिनोफिल्स हमारे जिस्म में होते हैं। अगर ये बढ़ जाते हैं, इजिनोफिल्स अगर हमारे जिस्म में इंक्रीज हो गए हैं तो क्या होगा हमारे जिस्म में? एलर्जिक रिएक्शन। क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हमारे जिस्म में इजिनोफिल्स
बढ़ सकते हैं। और अगर किसी को एस्थमा है, एस्थमा में भी जो है क्या होता है, इजिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। एलर्जी में भी क्या होता है, इजिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे जिस्म में कोई ब्लड पैरासाइट है, अगर हमारे ब्लड में पैरासाइट है, अगर हमारे जिस्म में कोई ब्लड पैरासाइट है या फिर इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, अगर हमारे जिस्म में कोई इंटेस्टाइन में अगर कोई पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट बहुत सारे होते हैं, नेमेटोड्स वगैरह होते हैं, तो अगर इस किस्म का कोई इंटेस्टाइनल पैरासाइट या फिर कोई एलर्जी है, कोई इस्तेमा है, तो क्या होगा, उस सिचुएशन में हमारे जिस्म में इजिनोफिल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मोनोसाइट्स क्या होते हैं? मोनोसाइट्स जो है हमारे जिस्म में तादाद कितनी होती है, पहले तो हम ये बताते हैं। मोनोसाइट्स की तादाद हमारे जिस्म में 2 to 10, ठीक है, 2 to 10% होती है। अगर हमारे जिस्म में 2 से बढ़ के और 10 से नीचे हैं तो क्या होगा, नॉर्मल होंगे मोनोसाइट्स। अच्छा, मोनोसाइट्स क्या होते हैं? मोनोसाइट्स अगर बढ़ जाते हैं हमारे जिस्म में तो क्या होता है, अगर हमारे जिस्म में मोनोसाइट्स की तादाद बढ़ रही है तो हमारे जिस्म में देयर कुड बी अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्या हो रहा है, हमारे जिस्म में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। अगर मोनोसाइट्स बढ़ते हैं तो हो सकता है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो। क्या हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे जिस्म में मोनोसाइट्स बढ़ सकते हैं। ठीक है। ये दो जो आते हैं जो कि मोनोसाइट्स के बढ़ने की वजह है। अच्छा, अगर मोनोसाइट्स कम हो रहे हैं तो क्या होगा, कुड बी बोन मैरो। There will be a disturbance in bone marrow, which will say bone marrow disorder. Bone marrow disorder हो सकता है अगर हमारे जिस्म में मोनोसाइट्स की तादाद कम होती है। ठीक है। उसके बाद मेन कंपोनेंट, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ जाते हैं जिस्म में, अगर हमारे जिस्म में न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिलिया। क्या कहलाएगा, न्यूट्रोफिलिया। अगर हमारे जिस्म में न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, अगर हमारे जिस्म में न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे उसको, न्यूट्रोफिलिया। और अगर यही डिक्रीज हो जाते हैं तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, न्यूट्रोपीनिया। क्या कहेंगे, न्यूट्रोपीनिया। इसी तरह लिम्फो अगर बढ़ जाते हैं तो लिम्फोसाइटोसिस। क्या हो रहा है हमारे जिस्म में, लिम्फोसाइटोसिस। और इसके अलावा अगर इजिनोफिल बढ़ रहे हैं तो इजिनोफिलिया, मोनोसाइट्स बढ़ रहे हैं तो मोनोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स कम हो रहे हैं तो लिम्फोसाइटोपीनिया, इजिनोफिल कम हो रहे हैं तो इजिनोपीनिया, मोनोसाइट्स कम हो रहे हैं तो मोनोसाइटोपीनिया। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि हम जैसे CBC में हमारे नीचे रिमार्क्स आते हैं ना, रिमार्क्स में जो हम देते हैं वो यहीं से देख के देते हैं कि हमारे समय क्या हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स कम हो रहे हैं, लिम्फो कम हो रहे हैं, लिम्फोसाइटोसिस आ रहा है तो लिम्फो अगर बढ़े हुए तो लिम्फोसाइटोसिस आ रहा है, न्यूट्रो बढ़े हुए तो न्यूट्रोफिलिया आ रहा है। तो ये सारे हमारे रिमार्क्स में काम आते हैं जो कि हमने ये चीज़ें याद करनी हैं। इसको ये एक और वीडियो बना देंगे, अभी तो बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि बाकी अभी हमारे पास प्लेटलेट्स भी बाकी हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स की तादाद कितनी होती है? प्लेटलेट्स हमारे जिस्म में 150K to 400K, यानी कि 1.5 लाख से 4 लाख तक हमारे जिस्म में प्लेटलेट्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। हमारे जिस्म में अगर प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से 4 लाख तक है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हमारे जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद नीचे आती है
تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کن کن بیماریوں میں ہمارے پلیٹلیٹس نیچے آ سکتے ہیں. سب سے مین بات، جب ہمارے پلیٹلیٹس ڈکریز ہوتے ہیں تو ملیریا میں، جب ہمیں ملیریا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پلیٹلیٹس ریڈیوس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈینگی میں ہمارے پلیٹلیٹس جو ہے وہ ریڈیوس ہوتے ہیں. ٹائیفائڈ اگر ہمیں ہو جائے، ٹھیک ہے، ملیریا ہو جائے، ڈینگی ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے، وائرل انفیکشن ہو جائے، اگر ہمارے جسم میں کوئی وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پلیٹلیٹس نیچے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ چکن پاکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اسمال پاکس ہوتے ہیں، اسمال پاکس کی وجہ سے بھی جو ہے پلیٹلیٹس ہمارے ریڈیوس ہو سکتے ہیں. یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پلیٹلیٹس نیچے آ سکتے ہیں. اچھا، اگر پلیٹلیٹس ہمارے بڑھ رہے ہیں، پلیٹلیٹس بڑھنے کی کیا کیا وجہ ہوتی ہیں؟ پلیٹلیٹس اگر ہمارے جسم میں بڑھ رہے ہیں نا تو ہمارے ہو سکتا ہے مے بی دیئر از انجری جب ہمارے جسم میں ہوتی ہے تو ہمارے پلیٹلیٹس بڑھتے ہیں. اچھا، کیوں بڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جب انجری ہوتی ہے تو وہاں پہ پلیٹلیٹس ایک پلگ بنانے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کی پروڈکشن یوٹیلائز جتنی زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی، جتنے زیادہ یوٹیلائز ہوں گے اتنی زیادہ پروڈکشن بڑھے گی. تو پلیٹلیٹس بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ انجری بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے ہیمریج ہو جاتا ہے، ہیمریج کی صورت میں بھی اگر ہمارے ہیمریج ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ہمارے پلیٹلیٹس بڑھ سکتے ہیں. اگر ہمارے کوئی آپریشن ہوا ہے، آپریشن کے بعد بھی پلیٹلیٹس بڑھ سکتے ہیں. فریکچر ہوا ہے، فریکچر کی صورت میں بھی پلیٹلیٹس ہمارے انکریز ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آر بی سی ہے، آر بی سی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایریتھروسائٹس. آر بی سی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایریتھروسائٹس. آر بی سی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایریتھروسائٹس. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آر بی سی ہو گئے، ڈبلیو بی سی ہو گئے، پلیٹلیٹس ہو گئے، ان کے سی بی سی میں الگ الگ نام بھی ہیں جس کے ذریعے ہمیں ریمارکس ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی میں ایک آپ کو لسٹ بنا کے دوں گا کہ بھئی آر بی سی کو کیا کہتے ہیں، ڈبلیو بی سی کو کیا کہتے ہیں، پلیٹلیٹس کو کیا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر نیوٹروفل ہے تو کم ہوگا تو کیا ہوگا، زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا، لمفو کم ہوگا تو کیا ہوگا، زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا. یہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ویڈیو اور بنائیں گے کل. ابھی تو بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، پوری جو ہے وہ آپ لوگ پک چکے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ باقی کل دیکھتے ہیں. ڈیزیز آپ کو پتہ چل گئی کہ کس میں کیا ڈیزیز ہو سکتے ہیں، کس کی کیا ویلیو ہے، کون سی جو ہے کتنی ہونی چاہیے جسم میں. انشاءاللہ پھر کل ملیں گے. اچھا، اب ایک چیز جو میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی، ڈبلیو بی سی، ٹھیک ہے. ڈبلیو بی سی اگر ہمارے جسم میں بڑھتے ہیں تو کیا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ڈبلیو بی سی پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو ڈکریز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. ڈبلیو بی سی جب ڈکریز ہوں گے تو وہ کس صورت میں ہوں گے؟ وائرل انفیکشن میں. کیا وائرل انفیکشن ہوگا ہمارے جسم میں تو ڈکریز ہو جائیں گے ڈبلیو بی سی. ملیریا، ڈینگی، ٹائیفائڈ میں بھی، ٹھیک ہے. ملیریا، ڈینگی اور ٹائیفائڈ، ملیریا، ڈینگی اور ٹائیفائڈ میں بھی. اچھا، انکریز ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارے جسم میں ڈبلیو بی سی انکریز ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے بیکٹیریل انفیکشن، ٹھیک ہے. بیکٹیریل انفیکشن میں ڈبلیو بی سی بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمارے نمونیا ہو جاتا ہے، نیومونیا، ٹھیک ہے، بیکٹیریل انفیکشن میں، پی نمونیا میں. اس کے علاوہ یو ٹی آئی انفیکشن میں، یو ٹی آئی انفیکشن میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ڈبلیو بی سی ہائی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کل ملیں گے.
باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔